ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां शिक्षकों की लापरवाही से मासूम बच्ची तकरीबन 2 घंटे तक स्कूल में बंद हो गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम चौबे ने घर घर संपर्क कर लोगों से संवाद किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया जनपद के कन्नू कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 4 वर्षीय मासूम बच्ची तन्नू छुट्टी के बाद स्कूल में बंद हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने भाई के साथ स्कूल आई थी और खेलते खेलते कमरे में सो गई थी। छुट्टी के बाद शिक्षक ताला लगाकर चले गए, जिससे बच्ची करीब 2 घंटे तक स्कूल में बंद रही। ग्रामीणों ने रोने की आवाज़ सुनकर खिड़की से झांका तो बच्ची अंदर रोती मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने शिक्षकों को खबर दी, जिसके बाद ताला खोलकर बच्ची को बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है और सभी की नज़र इस लापरवाही पर जिम्मेदारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी है। औरैया से सी न्यूज़ 12 संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। पाली तहसील के बालाबेहट थाना क्षेत्र में रात्रि में हुई बारिश एवं तेज हवा के बीच पशुपालन देवेंद्र कुमार जैन पिता राजेंद्र जैन की भैंस आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। पशुपालक के घर में अंदर बंधी भैंस की मौके पर मौत हो गई। भैंस की मौत से परिवार में दुख का माहौल बना हुआ है। पशुपालन देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तब उठकर देखा तो भैंस मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पशुपालन के द्वारा आर्थिक सहायता की मांग की गई, जिसकी सूचना राजस्व विभाग एवं पशुपालन विभाग को दे दी गई। विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। समस्या जाए कि रात में बारिश भाई और बिजली चमकी, गाज गिर गई, बस भैंस मर गई। कहाँ के निवासी हैं? बालाबेट। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार जैन। क्या चाहते हैं? बस मदद चाहती। पाली से सी न्यूज़ 12 संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में अब चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नीलम चौबे ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आजादपुर थर्ड पहुंचकर घर घर संपर्क किया। क्षेत्र के नागरिकों ने उनका फूल मालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया और जीत की शुभकामनाएं दी। जनसंपर्क के दौरान नीलम चौबे ने कहा कि जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष बनने के बाद हर बार का संतुलित विकास किया जाएगा, किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं होगी। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह लोधी और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कुलदीप पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीलम चौबे की जीत से बाड़ों का वास्तविक विकास होगा। वार्ड में आपका जहाँ पर जनसंपर्क है, अच्छा, क्या आपको कमियां नजर में आई? क्या आपने देखा है यहाँ पर? यहाँ का रोड बहुत खराब है। गए हैं सर्वे करने, उधर में बहुत रोड खराब है। जी, तो क्या संदेश है आपको, क्या कहना चाहेंगे ललितपुर की जनता? हम तो ललितपुर की जनता को ये कहना चाहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे, वोट बनवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज साइकिल लेके प्रदर्शन हो रहा है, क्या 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 आपका कहना? साइकिल लेके प्रचार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? साइकिल जीत की ओर बढ़ रही है। दिन रात साइकिल वाले लोग मेहनत कर रहे हैं और हम सभी लोग आदरणीय भाभी नीलम के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक हम लोग पहुंचे और साइकिल को विजय बनाएं। किन वार्डों में आप गई हैं अभी तक? अभी हम लोग गोविंद नगर, नेहरू नगर, सिद्धन और तालाबपुरा बहुत सारे वार्डों में गए हैं और हमने देखा चौका बाग और देखा है कि शहर की हालत बद से बदतर है। शहर कहीं नजर ही नहीं आ रहा, हर जगह कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है, नाली कचरों से भरी पड़ी है। बदबू के मारे हम लोग को निकलना मुश्किल पड़ रहा है। शहर की हालत बद से बदतर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमारी प्रत्याशी जीतेंगी तो शहर में बदलता हुआ नजर आएगा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसको मानती हैं? हम इस दुर्दशा को जिम्मेदार कौन मानते हैं? हम बीजेपी को इसका जिम्मेदार मानते हैं। बीजेपी के कौन से नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं? लगातार बीजेपी के सभी नेताओं को, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक और कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उनका काम धरातल पे कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री हैं, सभी नेता हैं, किसकी कमी है? फिर भी शहर की हालत बद से बदतर है। तो क्या कहना है ललितपुर की जनता के लिए क्या संदेश है? ललितपुर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अगर आप लोग अपने शहर को स्वच्छता पूर्वक देखना चाहते तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और साइकिल पर। ललितपुर से सी न्यूज़ 12 संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
ललितपुर नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन का जनसंपर्क अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने अपने पति विवेक जैन के साथ तालाबपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां स्थानीय निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहल्ले के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए भाजपा प्रत्याशी के प्रति अपना समर्थन जताया। सोनाली विवेक जैन ने तालाबपुरा क्षेत्र के नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के विकास और पारदर्शिता की राजनीति पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, वे सभी कार्य हमारी प्राथमिकता में होंगे। आर के विकास में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी जनता से अपील की कि वे पार्टी प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन को विजयी बनाएं, ताकि नगर का विकास गति पकड़ सके। चुनाव के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्या माहौल नजर में आ रहा है? और वार्ड नंबर तालाबपुरा में आपका जनसंपर्क रहा है, क्या कमियां नजर में आई? आज हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का विशाल जनसंपर्क रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस मुद्दे को लेकर हम लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं और सारे कार्यकर्ता पूरे जोश और उल्लास के साथ जुड़े हुए हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। अरे वहीं पर इंडिया गठबंधन से बाहरी नेता आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जो कि कल प्रचार के लिए ललितपुर आए हुए थे। पीडीए के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई उनके ऐसे नेता है जो आके सामने जनता के साथ संवाद कर सके। उन्होंने के पास वही घिसे पिटे नेता है जो आ रहे हैं, वही पुरानी बातों को लेकर अपने बार बार दोहरा रहे हैं। आज पीडीए के नेताओं से विकास देखा नहीं जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरे जनपद में और देश प्रदेश में विकास किया है, वो उनसे पचा नहीं जा रहा है। इसलिए वो अफवाह फैला के बार बार गुमराह कर रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी पाएगी। क्या अपील है ललितपुर की जनता से? आपकी क्या अपील है? ललितपुर की जनता से अपील है कि ललितपुर की जनता को एक बार और विश्वास करना चाहिए। 2.5 साल का मौका अब उनकी बहू को देना चाहिए। जो काम उनके द्वारा कराए गए थे, जो अधूरे कार्य रह गए, वो पूर्ण करने में वो सक्षम है, वो करेंगी। और साथ साथ में ललितपुर का विकास। धन्यवाद विकास जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर ही वोट जीतती आई है और आपने देखा है कि ललितपुर नगर में हर तरफ विकास ही विकास है। हाँ, कुछ साल जो चाची के अस्वस्थ होने के कारण जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उनकी बहू निश्चित तौर पर ही ललितपुर का विकास करेगी और ललितपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेगी। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, यहाँ पे मलिन बस्तियाँ अधिकतर निवास करती हैं। वहाँ की रास्ता अभी भी दुर्गम बना हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ, कहीं कहीं ऐसा रह गया है जो काम अधूरा है, लेकिन उनको कराने का प्रयास निश्चित ही संपूर्ण किया जाएगा और इन 2.5 सालों में हर जगह की रास्ते और स्वच्छता और स्ट्रीट लाइटें और जो भी काम शेष हैं वो पूर्ण किए जाएंगे। चुनाव नज़दीक और कुल 7 या 8 दिन शेष रह गए। विकास जी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम। जय श्री राम। आप भारतीय जनता पार्टी जो एक आपने देखा हो कि करने में विश्वास रखती है, जिसका संकल्प पत्र ही ऐसा होता है कि जितने काम लिखे जाते हैं उनको पूर्ण करने में ही कार्य करती है। संकल्प पत्र का मतलब होता है जो शासन जिस तरह से होते हैं कार्य के, उस तरह के संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी निकालती है। दूसरी चीज़ पीडीए की बात है, तो पीडीए हमेशा उनकी जो नेता हैं जनता में अपनी कभी जगह बना नहीं पाए हैं, न जनता में उनका कभी जुड़ाव हो पाया है। आपने देखा हो वो छोटे छोटे उनको मुद्दे कहीं नहीं मिलते, छोटे छोटे से मुद्दे लेके आ जाते हैं। जैसे हर घर नल योजना जो चल रही है उससे रोडों की खुदाई हुई है, ना कि रोड टूटे हैं। हर घर नल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और बिना पानी के व्यक्ति की क्या स्थिति होती है वह हम आप लोग समझ सकते हैं। तो उस कारण हर घर नल योजना के कारण रोड टूटे रहे हैं, उनको दिखाने का काम वह करते हैं। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि ये 2.5 साल जो स्वर्गीय सरला जैन को दिए गए थे, उनकी बहू उनको पूर्ण करने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों का काम करती है और विकास तो आपने देखा हो। मैं एक दावे से कहता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क तो मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में कहीं इतना माननीय योगी जी ने इतना काम कर रहे हैं कि कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में भी अभी आपने देखा हो हमारे
डीएम साहब को भी एक पुरस्कार मिला था, गए थे। और ये ललितपुर से सी न्यूज़ भारत संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ के मुहब्बाबाद गोहाना कोतवाली क्षेत्र के भदवा गांव में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पत्नी से विवाद के बाद एक युवक गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार भदवा गांव निवासी भगवान दास का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में आकर वह मोबाइल टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी ललितपुर विद्युत उपकेंद्र को दी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर टावर की बिजली सप्लाई बंद कर दी। इस बीच किसी ने पुलिस को भी जानकारी दे दी। सूचना पाकर ललितपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा। युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी देकर ग्रामीणों को सौंप दिया। मऊ से सी न्यूज़ भारत संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। कुंदरकी में बीते 2 दिनों में हुई तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कुंदरकी क्षेत्र में कई गांवों में धान की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से धान की बाली गलने लगी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने धान की फसल में काफ़ी मेहनत और खर्च किया है, लेकिन अब सारा परिश्रम बर्बाद होता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि क्षति का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। बंटी जी, खेत में पानी है और पानी है, बहुत धान बोए हुए हैं, धान लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? धान लगे हुए हैं, सब में पानी है, सब पूरे धान बेकार हो गए। जितना भी था फसल सारी मारी हुई है हमारी। पानी चल रहा है लाइनों की लंग से, बहुत। कितने बीघे पानी चल रहा है धानों के ऊपर। और कितने सारे खेत होंगे आपके आसपास? खेत बहुत है हमारे पास। पानी सब में चल रहा है धानों के ऊपर। अब भी बारिश की संभावना हो रही है। लगभग कितने रुपए का आपको नुकसान होगा? कम से कम 1.5 से 2 लाख तक का 20 बीघे में। कुंदरकी से सी न्यूज़ भारत संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत के थाना गजरौला कला पुलिस द्वारा गांव के भीड़भाड़ क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने महिला सशक्तिकरण के तहत गांव की महिलाओं से संवाद स्थापित किया और उन्हें जागरूक किया कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता है, छेड़खानी करता है या किसी भी प्रकार से उत्पीड़न करता है तो तुरंत 112 नंबर पर डायल करें और नज़दीकी थाने में सूचना दें। थाना पुलिस ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर अपराधों के प्रति भी ग्रामीणों को सचेत किया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दे ताकि अपराध पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। थाना प्रभारी गजरौला कला ब्रजबीर सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सुरक्षित बनाना है। पीलीभीत से सी न्यूज़ भारत संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिप नाम का कफ सिरप पीने के बाद 14 बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ऐसी जानलेवा दवाइयों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए समस्त राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इन जानलेवा दवाइयों को बाजार से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कफ सिरप का इस्तेमाल ना किए जाने की हिदायत दी, जिसको लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें कि इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर AK झा ने बताया कि छोटे बच्चों में 2 या 2 से अधिक सॉल्ट मिश्रित किसी भी प्रकार के कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। वैसे भी हमारे यहाँ सरकारी सप्लाई की दवाई दी जाती हैं। छोटे बच्चों को सिंगल सॉल्ट की ही दवाई दी जाती है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ संतलाल पटेल ने बताया कि बच्चों के इलाज में विशेष ख्याल रखा जाता है और किसी भी प्रकार की हानिकारक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस संबंध में औषधि निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में होने वाला हवाला देकर फोनिक वार्ता में बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त दवा व्यवसायियों को हिदायत दी जा चुकी है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि अब ठंडक का सीजन आ रहा है, बच्चे बहुत जल्दी संक्रमित होते हैं, तो ऐसी दशा में अगर मान लिया उनको कोड लग गया या कफ की समस्या है, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? हम लोग जो अस्पताल में काफ़ी सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक जो होता है वो दे देते हैं, बुखार की दवाई दे देते हैं, बाकी हमारे पास जो कफ सिरप आ रहा है वो देते हैं हम लोग, एंटी एलर्जिक दे देते हैं। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को आप कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं? अब जिसको खांसी आएगा उसको ही दिया जाएगा, ये तो सिम्टोमेटिक होता है। नवजात को भी? नहीं, बिल्कुल नवजात को नहीं देते हैं कफ सिरप, उसके लिए या तो एंटी एलर्जिक दे देते हैं, हमारे पास नॉर्मेसाजिन आती है, आमने जाकर आप दे देते हैं। तो लगभग कितने उम्र के बाद आप कफ सिरप देना चालू करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं? कफ सिरप तो 6 महीने के बाद जो है देते हैं, लेकिन खांसी में मतलब ये भी करता है जो आपका एंटी एलर्जिक होता है। जनरली एलर्जिक है खांसी आजकल जो आ रही है, कोल्ड एलर्जी की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो उसमें एंटी एलर्जी का रोल ज़्यादा है, हम लोग को सब ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट की सप्लाई कफ सिरप है शिशुओं के लिए, आप वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे ट्रीटमेंट करते हैं? जी, फायदा होता है। फायदा होता है। अभी जो कुछ बच्चे मरे हैं कफ सिरप पीने से, एक मामला आया है, तो विशेषज्ञों की बात माने तो कफ सिरप जो है छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, तो फिर नहीं तो हम वाला कफ सिरप बहुत छोटे बच्चों को नहीं देते ना, एंटी एलर्जिक सिरप देते हैं। एंटी एलर्जिक सिरप जैसे आता है तो मेथाजिन करके आता है, वो कफ सिरप उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, एंटी एलर्जिक की चीज़ वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है। आपका क्या नाम है और पद क्या है? मेरा मुजीबुल्ला नाम है, दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर का मैं नगर का महासचिव। अभी कोल्ड कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत की सूचना आई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कफ सिरप को बैन किया है, जिसमें कुछ तरह के साल्ट हुआ करते। तो क्या ऐसा निर्देश आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल, हमारे जनपद के औषध निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री नवीन कुमार सिंह जी ने हमारे जिला अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब को ये अवगत कराया कि ये जो इस साल्ट की जो सिरप बैन की गई है, जिससे कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, तो इसे जनपद में सारे एसोसिएशन की यूनिट को निर्देश देने के लिए अवगत कराया गया है कि आप सबको बता दें कि ये दवाएं जो प्रतिबंधित हैं इस फार्मूले की, इसे ना बेची जाए, और अगर हैं तो उसे नष्ट कर दी जाए या कंपनी को वापस कर दी जाए। आपको क्या लगता है कि मार्केट में उस तरह के सिरप जिससे बच्चों की डेथ हुई है, कितनी उपलब्धता होगी हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में? वैसे तो जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने बताया है, तो सबसे वार्तालाप किया गया है जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पे, तो अभी तक तो किसी के पास इसकी उपलब्धता नहीं है। यहाँ नहीं बेची जा रही कोल्टिम नाम की जो भी सिरप है, वो किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाध्यक्ष जी के निर्देश में यह सबको बताया गया है कि अगर हैं तो उसे कंपनी को वापस कर दें, नहीं है तो उसे नष्ट कर दें। लिहाजा सरकार के इस मुहिम में साथ दें और किसी तरीके का ये खरीद और फरोख्त ना की जाए, खरीदी बिक्री ना की जाए। चूँकि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बाहर हैं सीतापुर में कार्य समिति की बैठक में, तो वो आते हैं तो हम इस पर एक मीटिंग करके सारे जनपद के सभी दवा व्यापारियों से एक मशवरा करके ये निर्देश एक बार फिर जारी किया जाएगा कि कोई भी इस दवा को ना बेचे जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, और भारत सरकार की इस मुहिम में सहयोग करें। डॉक्टर साहब, कफ सिरप पीने से कुल 14 बच्चों की मौत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर सरकार ने ऐसे कफ सिरपों को बैन कर दिया है। तो आखिर क्या मतलब ऐसे कफ सिरप बच्चों के लिए कितने हार्मफुल हैं? जैसा कि विभिन्न मीडिया तथा समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ छोटे बच्चों की मृत्यु कफ सिरप पीने से हुई है, जिनकी उम्र लगभग 2 साल से नीचे की थी। अब उसका कंटेंट उस कफ सिरप में क्या था वो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की एडवाइजरी है कि छोटों बच्चों को आमतौर पर कफ सिरप ना लिखें। अगर उनको सर्दी है तो सर्दी एक सिम्टम है जो कि वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, तो प्लेन पैरासीटामोल लिखें या अलग से सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन की सिरप लिखें। कम्बिनेशन वाली कफ सिरपों को लिखने से पहले 5 साल के कम बच्चों को ऐसा सिरप नहीं लिखें जिससे कि कोई भी खतरे की संभावना हो। क्या इस तरह के सिरप जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो, क्या गवर्नमेंट सप्लाई में भी थे कभी? हमारे यहाँ जो सिरप आती है उसमें
यूजुअली पैरासीटामोल अलग से होता है, सेट्रिजिन की अलग से होती है। हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन की सिरप हमारे यहाँ नहीं आती। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ विदेश में पहले से बैन है, अपने वहाँ क्यों नहीं हो पाई? अब इस संबंध में तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का जो भी नियम होता है वो सारे जांच पड़ताल, हम लोगों का काम रिसर्च का नहीं है। हम लोग केवल जो उनके दिए गए गाइडलाइन के अनुसार दवाएं लिखवाते हैं या लिखते हैं। इसके संबंध में रिसर्च जो भी होता है और उनका विभिन्न पहले जानवरों पर प्रयोग होता है, फिर मनुष्यों पर प्रयोग होता है और सेफ दवा ही लिखने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उस संबंध में जो भी निर्देश ऊपर से आता है हम लोग उसका पालन करते हैं। सर, क्या जिले में नवजात शिशुओं के लिए कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है गवर्नमेंट डॉक्टरों के द्वारा? नवजात शिशुओं के लिए जो यूजुअली कफ सिरप का कोई रोल नहीं होता है नवजात शिशुओं में, तो इसलिए हमारे अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए तो कोई कफ सिरप नहीं होता है और जो एडमिट मरीज हैं उन्हें तो कोई ओरल दवा दी ही। सिद्धार्थ नगर से सी न्यूज़ भारत संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।